नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड के स्कूल में फिर से कोरोना बम फूटा है। कोविड का धमाका यहां पर हुआ है। खटीमा में एक स्कूल के 55 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सितारगंज के एक निजी स्कूल में हुआ कोरोना विस्फोट। सभी छात्रों को उनके घरों में आइसोलेट किया गया है। संपर्क में आए लोगों की भी जांच करवाई जा रही है, ये जानकारी है। और साथ ही ये जानकारी वहां से मिल रही है कि अभी और भी बढ़ सकता है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। इनके संपर्क में जो भी छात्र आए होंगे उनकी जांच की प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ रही है। खबर ये मिल रही है कि अभी और भी जो आंकड़ा है उसमें इजाफा हो सकता है। खटीमा में एक स्कूल के 55 छात्र कोरोना की जद में आ गए, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सीतारंग बताया जा रहा है, सीतारंग के एक निजी स्कूल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। सभी छात्रों को उनके घरों में आइसोलेट रहने के लिए कह दिया गया। होम आइसोलेशन में सभी को भेजा गया है और साथ में जो संपर्क में आने वाले लोग होंगे उनकी भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अब और भी मामले बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। खटीमा में तमाम एहतियात यहाँ पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविड के केस हैं उसमें इजाफा लगातार हो रहा है। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हर एक दिन, हर नए दिन के साथ केसों में भी जबरदस्त उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और खटीमा की जानकारी ये आपको हम दे रहे हैं कि एक स्कूल का ये मामला है जहां पर 55 छात्र कोविड की जद में एक साथ आ गए हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में ये पॉजिटिव निकले, इनके संपर्क में भी बहुत सारे लोग आए होंगे, जाहिर सी बात है। अब उनकी भी जांच होगी, उसके बाद फिर मामले बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल को फिर से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। सामान्य मरीजों के लिए दून अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। बाकी जो सामान्य मरीज हैं उनको और अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। दून हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है दून हॉस्पिटल, जिसको कोरोना के मरीजों के लिए अब अधिकृत कर दिया गया है। जब तक कोविड के मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, स्थितियां और ज्यादा बेकाबू ना हो, कोविड के मरीजों को इधर से उधर भटकना ना पड़े, इसलिए भी ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोविड का दायरा और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में दून अस्पताल में सिर्फ अब कोरोना के मरीज ही भर्ती हो पाएंगे। आज के बाद से जो अन्य मरीज होंगे, सामान्य मरीज, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। हाईकोर्ट में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी, जिसकी व्यवस्था वहां पर की जा रही है, जिससे हाईकोर्ट के जज अलग अलग जगह से वर्चुअली सुनवाई कर पाएंगे। ऑनलाइन हियरिंग की व्यवस्था 10 जनवरी से 14 जनवरी तक लागू रहेगी और इसके लिए हाईकोर्ट के अलग अलग बेंच के न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम तय कर दिए गए हैं, जिनके क्रम से ही सुनवाई पर जज उसी कोर्ट से ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। व्यवस्था की गई है किस तरीके से ऑनलाइन सुनवाई कर सकते हैं जज। इसके लिए पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। अलग अलग जगहों से ऑनलाइन सुनवाई में जज शामिल होंगे। 14 जनवरी तक जो नई व्यवस्था वहां पर लाई गई है उसको लागू किया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट रूम अगर पहुंचते हैं, वाकई में हाईकोर्ट आते हैं, तो फिर ऐसे में मामले बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कोविड का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए वो ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करेंगे। आज से उत्तराखंड में वर्चुअल चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी आज से वर्चुअली रैलियां शुरू करने जा रही है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियां करेगी। नव परिवर्तन संवाद के तहत ये रैलियां होनी है उत्तराखंड भर में, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता शरीक होंगे, उत्तराखंड के लोगों से संवाद करेंगे। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आगामी चुनाव को लेकर नव परिवर्तन संवाद करने वाले हैं और 16 जनवरी तक पार्टी के नेता लगातार वर्चुअल प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। अब वर्चुअली सभी पार्टियां आ चुकी हैं, क्योंकि पहले से सरकार ने भी ये कहा था कि कोई रैलीज, रोड शोज नहीं होंगे। उसके बाद ये चुनाव आयोग ने भी कहा, जिसके बाद से सभी पार्टियां वर्चुअली आ गई हैं। शुरुआत कर रही है आम आदमी पार्टी। इसी पर और जानकारी लेते हैं, पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से। पंकज, नव परिवर्तन संवाद आज से होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी का वर्चुअल माध्यम से संवाद होगा। डिप्टी सीएम सिसोदिया इसको संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे आम लोगों से। क्या तैयारी है इसको लेकर और क्या जानकारी, कितने बजे से ये संवाद शुरू हो जाएगा?
दीपा देखिए, नव परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ जब अरविंद केजरीवाल देहरादून आए थे परेड ग्राउंड से, उन्होंने कर दिया था और वो एक फिजिकल संवाद हुआ था, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि किसी भी तरह की चुनावी गैदरिंग नहीं होगी, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, उसके बाद अब पार्टियों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वर्चुअल तरीके से ही वो अपने तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम नेता हैं, उनको अब संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि पूरी तरह से देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो रैलियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। तमाम नेताओं के दौरे दिल्ली के देहरादून लगे हुए थे, उत्तराखंड में लगे हुए थे, उसके मद्देनज़र सभी नेताओं के जो दौरे थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब वर्चुअल माध्यम से ही ये तय किया गया है पार्टियों द्वारा कि अब वर्चुअल माध्यम से ही तमाम नेताओं को, जनता को संबोधित किया जाए। उसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। देखिए, ये कहा जा सकता है क्योंकि टेक्निकल ज़माना है और इस दौर में जिस तरह से हाईटेक तरीके से तमाम व्यवस्थाएँ दिख रही हैं, उसी के मद्देनज़र ये व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 दिन से आम आदमी पार्टी के तो टेक्निकल टीम है वो लगी हुई थी, किस तरह से दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से नेताओं को, तमाम जो जनता है उसको संबोधित किया जाएगा। उसकी शुरुआत आज वर्चुअल तरीके से जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया करेंगे और तकरीबन 12 बजे के करीब वो दिल्ली से यहाँ तमाम जो अलग अलग स्थानों पर इस पर नव परिवर्तन यात्रा का जो है वो डिजिटल तौर पर शुभारंभ करेंगे। और ये बड़ी बात है कि तमाम जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अब पार्टियां खुद आगे आ रही हैं, वो डिजिटल ही अपने आप को लेकर चल रही हैं कि डिजिटल तरीके से चुनावी प्रचार किया जाए। उसकी शुरुआत आज आम आदमी पार्टी कर रही है। दीपा, ठीक है पंकज, शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी और पार्टियों की क्या तैयारी है वहाँ पर डिजिटल तौर से प्रचार प्रसार को लेकर? क्योंकि लगातार पहले हमने देखा डिजिटल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। और 2 पार्टियों की क्या तैयारी आपको दिखाई देती है? देखिए, अब कुछ और रास्ता बचा नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो, दोनों ही पार्टियां अब डिजिटल तौर पे ही इस तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। सभी पार्टियों ने डिजिटल माध्यम से ही जनता को संबोधित करने की अपनी तैयारी कर ली है। और ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि चुनावों में अब देखा जाए तो 1 महीने का वक्त बचा है और इस 1 महीने के वक्त में पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के साथ साथ तमाम जो कार्यक्रम उनके तय किए गए थे उनको संबोधित करना होगा। और डिजिटली इसको प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया जा सके डिजिटली माध्यम से। तो भाजपा ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जितने भी सेंट्रल के नेता हैं वो डिजिटल माध्यम से दिल्ली से ही बैठकर यहाँ पर चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से जो उनकी रैलियाँ, जैसे प्रियंका गांधी की रैली की 9 तारीख को तय की गई थी, उसको इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि डिजिटली तौर पर ही तमाम बड़े नेताओं से उत्तराखंड की जनता को संबोधित करा दिया जाए। माध्यम से जुड़ जाएंगे नेता, संवाद आसानी से हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए क्या होगा? गाँव में किस तरीके से संवाद कर पाएंगे, किस तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे? क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, बहुत अलहदा है उत्तराखंड की, इसलिए परेशानी पेश आ सकती है राजनीतिक दलों को। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब बाकी है तो पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना, जिसमें भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल मानी जा रही है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इशारों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द से जल्द करने की बात कही है। साथ ही मदन कौशिक ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि इस बार 10 से 12 बड़े नेता ऐसे होंगे जिनके टिकट भी कट सकते हैं, इसलिए भी लगातार मंथन में वक्त लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर का इंतजार करना बाकी रह गया है, जल्द ही लिस्ट आ जाएगी। 11 तारीख तक सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। उसके बाद हम उन रिपोर्टों के आधार पर, अन्य जो हमारे और पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर तैयार करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर उस पर अपनी मोहर लगाएगी, तब उसके बाद डिक्लेयर होंगे। तो हो सकता है कि जनवरी के इसी सप्ताह में, यानी जो 21 वाला सप्ताह पड़ेगा उसमें डिक्लेयर हो जाएंगे। अब देखिए, उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर इस वक्त खड़ा है। कोरोना की पाबंदियों के बीच इस बार चुनावी प्रचार वर्चुअल हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बेहतर बताने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। कोरोना के खौफ के बीच चुनाव का ऐलान हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो पाएगा। जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है। राजनीतिक दलों को अब वर्चुअल माध्यम से ही अपने कार्यक्रम करने होंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने भी इसके लिए रणनीति बना ली है।
सोशल मीडिया और मीडिया को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इम्पोर्टेंस दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया के मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई भी आसपास आ सकता है, क्योंकि हम आज के हालात को लेकर नहीं, शुरू से ही निरंतर जब से मोदी जी आए ये काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का भी सोशल मीडिया पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी भी पढ़े लिखों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी खुद ही इंजीनियर हैं, तो पार्टी में ये जो ITNs हैं वो इसके वॉलंटियर्स हैं, या विदेश से जो सीख करके आ रखे हैं वो लोग इस पार्टी के संगठन में जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये पार्टी का तो एक कैंपेनिंग का तरीका ही अच्छा। मगर बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इससे पार्टियों को फायदा तो होगा, मगर इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पार्टियों को ये मिलने वाला है कि चुनावी रैलियों में आम जनता नहीं पहुंच पाती थी, मतलब जो घरेलू कामकाज के लोग हैं वो अब रैलियों तक नहीं पहुंच पाते थे। पर इस बार क्या होगा कि सोशल मीडिया, हर किसी के 90% लोगों के पास लगभग सोशल मीडिया है, तो वो लोग सोशल मीडिया पे चुनावी पार्टियां जुड़ सकती हैं। इसका नुकसान ये है कि जो हमारा एक एज, मतलब जो हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग वोटर हैं, उन तक कैसे सोशल मीडिया के जरिए पहुँचते हैं, कैसे पार्टियाँ पहुँचती हैं, ये देखने वाली बात हो। कोरोना संक्रमण के बीच सोशल मीडिया टूल्स किस पार्टी के लिए कितना वरदान बनेंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों के पास विकल्प सोशल मीडिया का ही है। अब इसी विकल्प के साथ राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोठियाल ने कहा है कि सीएम का फेस घोषित करने में आप सबसे अव्वल है, जबकि भाजपा और कांग्रेस में अभी भी इस पर मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषित कर रखा है। अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के अच्छे तरीके से समझा रही है कि किस प्रकार से हमने जो कैंपेन्स करे हैं, चाहे वो 200-300 यूनिट बिजली का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे वो कैंपेन हो आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को कैसे बनाएंगे, चाहे महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण करा जाएगा, 1000 रुपये पर मंथ हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में भेजेंगे। ये सारे के सारी जो स्कीम्स हैं वो बताने के साथ में इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है। इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है, उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को बहाल कर दिया गया है। पिछले महीने बागेश्वर में खनन सामग्री के साथ पकड़े गए डंपर को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखने के मामले में उन्हें हटा दिया गया था और शासन के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई गई थी, जिसमें शिकायत सही नहीं पाई गई, जिसके बाद उनकी बहाली हो गई है चुनाव से पहले। सीएम धामी के PRO नंदन सिंह बिष्ट, जिनको हटाया गया था डंपर छोड़ने के एक मामले को लेकर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था PRO का खत और उसके बाद अब देखिए उनकी बहाली हो गई है। आचार संहिता लागू होने से पहले उनको बहाल कर लिया गया। अब आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। कुमाऊं के DIG नीलेश आनंद भरने का कहना है कि जिले की सभी जिलों की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देशों के हिसाब से ही पुलिस काम कर रही है और चुनाव के दौरान अवैध लेन देन, शराब बांटने पर विशेष नजर रखी जाएगी। अरे जो कोविड के नियम सबसे पहले तो पालन किए जा रहे हैं। रैलियों पे इस पे रोक लगा दी गई है किसी भी प्रकार की। उसके बाद जो है जो फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है कोविड के, वो भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाका और चेक पोस्ट और बाकी जो टीमें होती है, स्टैटिक सर्विलांस, फ्लाइंग स्क्वाड, उसको भी जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब राजनीतिक दलों का बैनर पोस्टर हटाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून में सड़कों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है, तो वहीं बागेश्वर में प्रशासन की तरफ से राजनीतिक दलों को चुनाव होर्डिंग हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी तक अधिकतर होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद सब युद्ध स्तर पर जो पार्टियों के बैनर पोस्टर होर्डिंग्स अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं उनको हटाने का काम भी शुरू हो चुका है।
आचार संहिता लागू होते ही अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें लगातार लगाई जा रही थी पिछले कई महीनों से, अब उन सभी होर्डिंग्स को किस तरीके से हटाया जा रहा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। 14 तारीख को चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उससे पहले आचार संहिता लगी हुई है और इसी के मद्देनज़र जो होर्डिंग हैं, जो पोस्टर बैनर्स हैं, उनको लगातार हटाया जा रहा है। और ये तस्वीर 2 आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की एक तस्वीर है, यहाँ पर भी लगातार युद्ध स्तर पर कोशिश ये हो रही है कि अधिक से अधिक होर्डिंग्स को हटाया जाए। और साथ ही बागेश्वर से भी जो तस्वीरें आई हैं वहाँ से भी ये आप देख पा रहे हैं कि वो भले ही भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर हो, कांग्रेस के झंडे बैनर लगे हुए हों या फिर होर्डिंग्स हो आम आदमी पार्टी के, सभी को हटाया जा रहा है। जो अलग अलग हिस्सों में लगातार लगाए गए हैं, जो स्लोगन लिखे गए हैं चुनाव के लिए, उनको भी लगातार मिटाया जा रहा है। उन पर भी पोताई का काम वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से ये काम हो रहे हैं देहरादून और बागेश्वर में। 1144 में प्रभावी है और साथ साथ में आचार संहिता का जो अपना प्रोसीजर है उसके तहत शुरुआती दौर में जो हमें 24 घंटे में सारे जो सरकारी भवन है, सरकारी प्रेमाइसेस है, उससे जो प्रचार प्रसार की सामग्री है और जो निर्वाचन आयोग के मानकों के तहत जो नहीं लगाई होती है उसको हटाया जाता है, वो हटा दिए गए। सियासी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। अब बात है मौसम का हाल। आपको बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। आपके सामने अलग अलग जगहों की 5 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं, जिसमें पिथौरागढ़, धारचूला, बड़कोट और चमोली में लगातार बर्फबारी किस तरीके से हो रही है वो आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा में बीती रात से शुरू हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और साथ ही अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें आई हैं वहां पर भी लगातार बारिश, बर्फबारी का दौर जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। चमोली में भी लगातार बर्फ की चादर आपको दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा में भी लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ठंड से बचने के लिए। पिथौरागढ़ में भी लगातार हो रही है बर्फबारी और साथ ही बड़कोट में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई हाईवेज, कई सड़कें बंद हो गई हैं, बाधित हो गई हैं बर्फ की वजह से, जिनको भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। जेसीबी की मदद से रास्ता खुलवाया जा रहा है। अब शुरुआती दिनों में लगातार बारिश और बर्फबारी से लोग लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब वो अलग अलग इलाकों में परेशानी का सबब बनती हुई ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ पर इन दिनों काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं वहाँ के लोगों की और लोगों को दोहरी मार इस वक्त में झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो कोविड है, कोरोना की मार है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार से लोग बेहद परेशान हैं। आज भी मौसम साफ रहने की उम्मीद बहुत कम है उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ सफ़ेद चादर में लिपटे हुए हैं। बर्फबारी ने ऊंचाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ कोविड, आप समझिए कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन अब वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ कोविड की मार और दूसरी तरफ है मौसम की मार, दोहरी मार पड़ रही है कुल मिलाकर के।